हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का फिर से मेरे इस YouTube सेशन में स्वागत है। मैं इस वीडियो सेशन में आपसे बात करूंगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक की, एग्जाम ओरिएंटेड सब्जेक्ट की, और वो है हिंदी। हिंदी भाषा जो है वो भाषा के रूप में ना होकर के सामान्य हिंदी के रूप में हमें परीक्षाओं में पढ़ना होता है। परीक्षाओं में वो हमारे सामने आती है सामान्य हिंदी के रूप में। तो सामान्य हिंदी में हमें परीक्षा के लिए क्या क्या तैयार करना चाहिए, किन किन टॉपिक्स को हमें ज्यादा अच्छे से तैयार करना चाहिए ताकि हम कम प्रिपरेशन में भी अच्छा स्कोर कर सके, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप सभी वाकिफ होंगे कि यूपीएसआई, यूपीपी, लेखपाल, सुपर टेट, यूपी टेट, स्टेट के जितने भी टेट होते हैं, यूपीपीएससी के जितने एग्जाम होते हैं, इवन यूपीएससी के एग्जाम में भी हिंदी भाषा एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में पूछी जाती है। तो हमें हिंदी भाषा पे भी पकड़ बनानी बहुत जरूरी होती है और बहुत इजी भी होता है, थोड़ा सा टफ भी होता है। तो वो आपको मैं अपने वीडियो के माध्यम से, अगर टफ है तो उसको इजी बनाने का मैं प्रयास करूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है सामान्य हिंदी में। इसके बाद मैं आपको कंटिन्यू वीडियो। सबसे पहला जो टॉपिक है ये होता है हिंदी में वर्णमाला का। सबसे पहले आपको वर्णमाला तैयार करनी होगी। अब वर्णमाला में क्या क्या पूछा जाता है, आप वर्णमाला अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, थोड़ा बहुत आपने सामान्य हिंदी का किताब से अध्ययन किया है, तो वर्णमाला में वर्ण के प्रकार, स्वर व्यंजन, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, फिर व्यंजन के प्रकार, अंतस्थ व्यंजन होते हैं और आपके स्पर्शी व्यंजन होते हैं, है ना, सघोष, अघोष, ये सारी चीजें, द्विगुण, ये सब पूछा जाता है इसमें। जो हम सामान्य रूप से अपनी एकेडमिक क्लासेस जो हमने लिया है, चाहे 10th हो व 12th हो, हमें वहां नहीं पढ़ाया जाता कि सघोष वर्ण कौन सा है, अघोष वर्ण कौन सा है, अल्प प्राण वर्ण क्या होता है, महाप्राण वर्ण क्या होता है ना, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, ठीक है, ऊष्म व्यंजन कौन सा, ये सारी चीजें आपको वर्णमाला में पढ़नी होती है और ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। नंबर 2 टॉपिक है, ये आप पहले पढ़ चुके हैं, अपनी जो भी एकेडमिक या स्कूलिंग जो आपने किया वहां पे पढ़ा हुआ है। ये होता है संधि का टॉपिक। संधि में 3 तरह की संधि आपसे परीक्षाओं में पूछी जाती है। इसमें सबसे पहले को हम स्वर संधि कहते हैं, दूसरे को व्यंजन संधि कहते हैं, तीसरे को विसर्ग संधि कहते हैं। तो ये 3 तरह की संधि के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इन्हें हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स हमारे आप देखते रहे होंगे तो वहां भी मैंने अच्छे से कवर कराया है। मैं फिर से इन्हें एक एक करके आपको अच्छे से पढ़ा दूंगा, समझा दूंगा। तो संधि का टॉपिक, संधि में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे 2 तरह के, एक तो पूछते हैं किसमें कौन सी संधि है, जैसे आपसे पूछ लिया कि पयोधर में कौन सी संधि है, ठीक है, या वागीश में कौन सी संधि है। ये होता है, एक होता है कि मनः धन हर से क्या बनेगा, यानी कि एक संधि विच्छेद पूछता है और एक संधि कौन सी है, संधि नाम पूछता है। तो ये सारी बातें मैं आगे आपको चैप्टर में लेक्चर वाइज बताऊंगा। संधि के बाद तीसरा भी टॉपिक आपने सामान्य रूप से पढ़ा होगा, ये है समास। समास भी बहुत पूछा जाता है, बहुत क्वेश्चन इस पे बनते हैं। ये सॉलिड है कि इससे प्रश्न पूछा ही जाएगा। समास वैसे बेसिकली 6 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, और इसके अंदर कुछ सब सेक्शन भी होते हैं। जैसे तत्पुरुष समास की खुद 6 प्रकार होते हैं, इस तरह से वो बढ़ता है। तो वो मैं आपको लेक्चर में बताऊंगा कि कैसे क्या होता है। ये हो गया 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट। इन तीनों से 110% क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसको कोई काट नहीं सकता है। इसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं, थोड़ा वर्णमाला, संधि, समास से आगे बढ़ते हैं, तो यहां से लेकर के संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, और इसके बाद एक अव्यय होता है। तो ये चीजें, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण और अव्यय, इनसे भी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में जरूर आते हैं। संज्ञा से लेकर के अव्यय तक बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। ये मैं आपको तैयार करा दूंगा। इसकी मैंने नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराई थी लास्ट टाइम, बहुत ही ऑथेंटिक नोट्स है। उसकी जरूरत होगी तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, वो अभी अलग प्रोसेस में उसको बाद में बताऊंगा। ये पढ़ना है आपको, संज्ञा से लेकर अव्यय तक पढ़ना है, ओके। इसके बाद फिर एक और चीज होता है कारक। कारक भी पूछा जाता है, कारक से भी क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं।
कारक के बाद अगर अगले टॉपिक की बात करें तो अगला टॉपिक जो होगा वो होगा आपका शब्द भेद। शब्द भेद बहुत ज्यादा, ये तो बहुत बड़ा पार्ट कवर करता है। आप इसको कह सकते हैं कि लगभग ये 40% अगर मैं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, 40% शब्द भेद से या शब्द के प्रकार जिसे आप कहते हैं, उत्पत्ति के आधार पे शब्द होते हैं जिसमें तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द होते हैं, और स्वरूप के आधार पे शब्द होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, अर्थ के आधार पे समानार्थी, अनेकार्थी, विलोमार्थी, एकार्थी, ये सारे शब्द, ठीक है। तो इन्हीं सब पे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, समझ रहे हैं। योग रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, तो ये सारी चीजें, यानी कि जो शब्द वाला टॉपिक होता है, तद्भव तत्सम आप जानते हैं, जरूर पूछा जाता है। तद्भव तत्सम के ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। पर्यायवाची, जिनको हम समानार्थी शब्द करें उनको पर्यायवाची, तो पर्यायवाची शब्द तो ऑब्वियसली पूछे जाते हैं। विलोमार्थी, जिनको विलोम शब्द कहते हैं, वो भी पूछे जाते हैं, और अनेकार्थी शब्द भी पूछे जाते हैं। और इसके बाद एक और टॉपिक होता है वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये भी शब्द भेद के अंतर्गत आ सकता है, लेकिन यहाँ पे आप इसको अलग समझ लीजिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश मैं बोल रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं है। वाक्यांश के लिए एक शब्द, जैसे चांदनी रात को क्या कहते हैं, चांदनी रात, शर्वरी, तारों भरी रात, दिभावरी, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, दावानल, पानी में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, बड़वानल, बड़वाग्नि। तो ये सब वाक्यांश के एक शब्द होते हैं, इन पे भी क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, आपने देखा होगा। इसके बाद एक और टॉपिक होता है, वो होता है लोकोक्तियां एवं मुहावरे। लोकोक्तियों और मुहावरों पर भी प्रश्न आपने देखा होगा कि इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा। लोकोक्ति अलग टर्म है, मुहावरा अलग, यानी लोकोक्ति अलग होती है, मुहावरा अलग होता है, दोनों में अंतर होता है और बहुत ज्यादा अंतर होता है। वो क्या अंतर है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो बेसिकली ये ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक लास्ट टॉपिक वो कुछ एग्जाम में आता है, जो हिंदी साहित्य का इतिहास। इतिहास मतलब रचनाएं एवं कवि की, जैसे जूही की कली किसकी रचना है, ठीक, कवियों का कवि किसे कहा जाता है ना। तो जो ये लिटरेरी टर्म्स हैं, इंग्लिश में इनको लिटरेरी टर्म्स कहते हैं। तो जो साहित्यिक तथ्य हैं, साहित्यिक इतिहास की जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी पूछी जाती हैं। तो रचनाएं एवं कवि चाहे तो टॉपिक कह लीजिए या कह लीजिए हिंदी साहित्य का इतिहास। तो कुल मिलाके इधर जो मैंने बताया और हिंदी साहित्य का इतिहास, अगर इतना ही आप तैयार कर लेते हैं तो आप, अगर आपका 100 नंबर का हिंदी का पेपर होता है तो 90 नंबर आप 100% लाएंगे, इवन 95 भी आपको मिल सकते हैं। जैसे आरओ का एग्जाम अभी हुआ है, जल्दी में हुआ था, तो उसमें 60 नंबर का जो हिंदी आता है, तो जिनको ये, हालांकि उसमें तो कई सारे टॉपिक होते नहीं है, उसमें ज्यादा शब्द, इस पे शब्द भेद पे ज्यादा फोकस रहता है, शब्दकोश पूछता है और क्रिया विशेषण। आरओ के एग्जाम की बात मैं कर रहा हूं, जो प्री होता है उसकी बात कर रहा हूं, तो वहां पे पूछता है। तो उसमें लोग 60 में, इवन कुछ 60 भी लेते हैं, कुछ 59 तक या 55 तक बहुत इजीली वो पाते हैं, अगर उन्हें शब्दकोश पे अच्छा कमांड है और जो कोर्स बताएगा उसको तैयार करके जाते हैं। तो फिलहाल हिंदी में हमें इतना ही पढ़ना होता है। अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं और इतना और इससे ज्यादा भी तैयार कराने की मैं गारंटी लेता हूं, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको हर एक टॉपिक कराऊंगा। बस आपको वीडियो पे लगातार बने रहना है, वीडियो को देखना है, और वीडियो पसंद आते हैं तो शेयर करना ना भूलें, और उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें कि और क्या आप इंप्रूवमेंट चाहते हैं, क्या टॉपिक चाहते हैं, वो मैं आपको हर एक लेक्चर में बेहतर तरीके से देता रहूंगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हिंदी को हमें इन्हीं चीजों को पढ़ के अच्छा स्कोर करना है। अगले वीडियो में मैं वर्णमाला टॉपिक की शुरुआत करूंगा। वर्णमाला जो पहला टॉपिक है वो मैं अगले लेक्चर में शुरू करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।